ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें पार्ट 1 में मैंने एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप उतारिए इसमें, और इसको क्वेश्चन को उतारने को, इसका आंसर करने की कोशिश करिए क्वेश्चन उतारने के बाद जाके, और इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। मैं थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और उसको लिखने को जब आपको लिख लीजिएगा, आप इसका आंसर पूरा कर लीजिएगा, तब फिर उसका आंसर देखिएगा, तब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर उसको करेक्शन करना है। फिर ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको नज़र आ रहा होगा आपको, तो 11 क्वेश्चन हो रहा है आपको। तो इस तरह से आप इसको देखते जाइए और उसके आगे जाके फिर इसको मैंने क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है का पार्ट 2 है। फिर ये 12 क्वेश्चन 13, 14, 16, 17 तक यहाँ पर आप इसको दिख रहा हो क्वेश्चन। थोड़ा स्लाइड ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ जो 12 से 17 तक है, ये सब क्वेश्चंस को लिख के फिर मैं अपने आंसर्स में आ रहा हूँ क्या क्या था। अब यहाँ पर मैं जैसे कल मैंने बता दिया था कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पहला हम लोग देख रहे थे, जो आपको मैंने लिखने कहा था, तो आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 80 मार्क्स, 80 वर्ड्स, 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए, और उसको इस तरह लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की, माने कलेक्टिव जो आइडेंटिफिकेशन है या किस तरह से होगा। तो उन्होंने एक सीधा 2 वर्ड लाया था, ला पैट्रे और ला सिटायन। तो उसको हिंदी में यहाँ लिखा है प्रीत भक्ति और नागरिकता के विचार। फिर न्यू सिंबल था तो नई राष्ट्रीय चिन्ह। फिर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए और एक झंडा होना चाहिए, एक सम्मान भार और मान की व्यवस्था। फिर फिर सेकंड क्वेश्चन था कि ये सेकंड क्वेश्चन था कि, और कोशिश करिए कि जैसे इसको हल्का सा बढ़ा कर लिखना है, ये सिर्फ इंडिकेशन है आपको, और सेम टू सेम लिखे कि नेपोलियन ने, सेकंड क्वेश्चन था कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा करिए। तो इसको 3 ही पॉइंट देना है कि उसने जो 3 पॉइंट किया था कि ग्रामीण प्रशासनिक में व्यवस्था में सुधार किया था, शहरी क्षेत्र में सुधार किया था, या व्यापार में सुधार किया था, या इसको सिविल कोड जो उसका था उसको भी आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर है संस्कृति का, कि संस्कृति यूरोप के राष्ट्र के विचार में, तो संस्कृति, तो वहाँ पर आपको रोमांटिज्म का जो था वो लिखना है कि कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। लोकगीत, जन लोक काव्य व लोक नृत्य, ये इसने क्या, फिर स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल व भाषा दिया। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। तो यहाँ पर उसका एक शॉर्ट देना है, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आरंभ विलियम प्रथम की प्रासा के सिंहासन पर आसीन होना। पहला था कि विलियम जो फर्स्ट था वो तो सिंहासन गद्दी बैठा। फिर बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। फिर बिस्मार्क था जो जर्मन का भूमिका क्या, यूनिफिकेशन का एक साथ लाया, जितना आप देख रहे हैं कि 39 था उसको जोड़ के एक जर्मनी बनाया। फिर वियना कांग्रेस पे एक इम्पोर्टेंट हुआ। फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी इसमें इम्पोर्टेंट कड़ी हुआ। फिर एकीकरण में बाधाएं थी उसको दूर किया गया। फिर बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और आदि पराजित और 20 शक्तियों को तटस्थ करना और एकीकृत जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में उभारना। फिर यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया, ये इटली नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपने देखा होगा, और आपको कहीं गलत हो रहा है तो इसको याद कर देइए, इसको याद करना बहुत आसान है। इंग्लिश मीडियम में भी इसका डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए, कि इटली का एकीकरण का यूनिफिकेशन ऑफ इटली करना है, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया जो है 1832
1832 में देखिएगा तो इसकी शुरुआत हुई थी। जो काबूल था सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना काउंट काबूल। फिर फ्रांस से संधि हुआ, ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ और 1859 में जो लुम्बार्डी, जो कि लम्बार्डी जिसको कहते हैं, को राज्य से मिला लिया गया। फिर सेकंड जो उसका हुआ तो मोडर्ना, टस्कनी, परमा आदि को जर्मन संघ द्वारा सार्डिनिया से मिला लिया गया। फिर जो थर्ड स्टेट देखेंगे तो 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय किया जो साउथ में था। फिर फोर्थ का देखेंगे तो वेनेशिया और रोम पर अधिकार हुआ और 1871 में पोप से समझौता और एकीकरण इटली का उदय 1871 में। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। फिर एकीकरण बाधाएं जिसके साथ इसमें जुड़ा हुआ है कि इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास के एक जो जर्मनी था वो 367 छोटा सा प्रांत उठता हुआ था। फिर जब नेपोलियन आया तो उसको 39 स्टेट्स में लेके आ गया। फिर विदेशी शक्तियों का अधिपत्य, फिर जो फॉरेन इसमें था जो पावर था उसका मैंने ज़्यादा चलता था। फिर पोप का शासन था जो कि अभी वेटिकन सिटी था, वो यूरोप में उसको पैपल स्टेट था। फिर वियना कांग्रेस हुआ था। फिर अनुदारवादी शासक था। फिर सिक्स का देखेंगे, छठा क्वेश्चन था कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार है। यानी यूनिफिकेशन ऑफ ये इंग्लैंड था, लेकिन एक लंबा प्रोसेस था। तो यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसको आपको सेम टू सेम लिखना है, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड अगर वहाँ पर है आपको सेम टू सेम लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा बुक का, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले निर्जातीय पहचान कि उसका अलग अलग यूनिफिकेशन था, एथनिक ग्रुप था। राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। फिर 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीन जाना कि 1688 में जो था इसका जो शासन था वो छीन लिया गया। फिर 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। फिर स्कॉटलैंड का प्रभुत्व। फिर आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। फिर नए राष्ट्रीय ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण। फिर अंगल संस्कृति का दबदबा और राष्ट्र का प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया। पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 3 नंबर का आएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तर रहा था। तो यूरोप में कौन सा जो कारण था, तो राष्ट्र राज्य का उदय पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा था सामाजिक व राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। फिर चौथा था अन्य राष्ट्र में मानवीय अधिकारों की मांग। पाँचवा था निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा करिए, इसको जस्टिफाई करना है। तो फ्रांस का प्रभाव तो था कि लोकतांत्रिक शासन के पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वहाँ पर स्थापना हुआ था। फिर लोक कल्याणकारी कार्य हुआ था, समानता स्वतंत्रता और मैंने कि ये भातृत्व से भरे हुए समाज के नींव। फिर नवीन कानून, नया कानून आया संहिता है। फिर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फिर आर्थिक एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन किया गया। फिर था कि कानून की समझ बराबरी हुआ, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित हुआ। फिर इसमें मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो ये पहले देख सकते, इसके साथ एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि 8 का क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया। 8 का जो क्वेश्चन है कि 8 में लिखा था सर नागरिक संहिता प्रावधान को लेकर के लिए दिया हुआ संस्कृति यूनान का ये हो गया। फिर 9 क्वेश्चन अगर 9 में देखेंगे तो 9 का है कि 9 का क्वेश्चन 1804 में नागरिक संहिता का प्रावधानों को उल्लेख करिए। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति है जो कि नेपोलियन कोड भी इसको कहा जाता है। फिर संपत्ति का अधिकार की बहाली, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। फिर यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार। फिर मानक नाप तौल के पैमाने पर चलाए गए। फिर एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई कि एक नेशनल करेंसी चलाया गया। फिर उसका 10वां क्वेश्चन जिन्हें देखेंगे तो 10वां में था कि यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखे। यूरोप में जो एरिस्टोक्रेट था उसका विशेषता क्या था, उसको कैसे आप पहचानिएगा। तो उसमें था कि जीवन जीने की जो समान शैली, फिर भूस्वामित्व लैंड का, फिर कूटनीति भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध जो माने कि मैट्रिमोनियल रिलेशन था। फिर उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग हुआ। फिर 11वां क्वेश्चन था कि 11 क्वेश्चन था, आप देखेंगे कि 1815 में कि बयाना का उद्देश्य बताइए और इसके प्रमुख प्रस्ताव और व्यवस्था पर वर्णन करिए। तो ये 1815 का था। तो इसका जैसे आप जो लिखा हुआ यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिखना है कि उत्तरी जो साम्राज्य था, ये उत्तरी नीदरलैंड का जो स्थापना हुआ था, उत्तरी नीदरलैंड का स्थापना जो हुआ था आप देख रहे हैं साम्राज्य की स्थापना। फिर दक्षिण में जेनेवा का पिडमोंट के साथ मिला दिया गया, जैसे आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ बियाना था 1850 उसमें लिया गया था। प्रासा को पश्चिम में नए क्षेत्र में दिया गया।
फिर उसका ये पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण किया गया। फिर 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन यूरोप में उदारवादी, ठीक है, उदारवादियों और समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या था। अब क्वेश्चन वहाँ से उतारे होंगे, फिर भी मैंने इसको पढ़ते जा रहा हूँ कि कानून के समझ समानता, व्यस्त मताधिकार के पक्ष में नहीं, फिर बाजार की स्वतंत्रता और राज द्वारा वस्तु एवं पूंजी के प्रभाव पर लगे प्रतिबंध की समाप्त करने की घोषणा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 था, यहाँ देखेंगे कि 13 में था कि औद्योगिकीकरण की वृद्धि में किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिया। यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो किस तरह से यूरोप का जो सोशल स्टेटस था, सोशल और पॉलिटिकल जो समीकरण था, तो पश्चिम व मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हो गया, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदार हुआ, फिर श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय हुआ, कुलीन विषय समाप्ति विचारों हुआ। फिर 14 में क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो ये बहुत आता है कि विमेन पार्टिसिपेशन का, तो इसको 4 ही पॉइंट आप लिखिएगा, चाहे 3 नंबर का है चाहे 5 पॉइंट का है। तो इसमें लिखना है कि स्वयं की राजनीतिक संगठन करना, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया वो लोग, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, फिर मताधिकार प्राप्ति हेतु जो वोटिंग राइट था उसके लिए लड़ाई लड़ा, फिर राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शन में हिस्सा लेना। फिर 15 क्वेश्चन था कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। कि एक जो आया कि नेशनलिज्म है कि ये देश मेरा है, तो वहाँ जनता पर अत्याचार हो रहा था, फिर निरंकुश शासन व्यवस्था था, फिर उदारवादी विचारों का प्रसार था, फिर स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व का नारा था, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका थी। फिर 16 में था 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रभावों का विस्तार करिए। तो यहाँ पर 3 था क्या, तो मैंने गुड्स का होता था, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ कैपिटल और मूवमेंट्स ऑफ पीपुल, यानी वस्तुओं का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव, लोगों का प्रभाव। फिर 17 क्वेश्चन था कि यूरोप में, यह अंतिम क्वेश्चन है 17 का, कि यूरोप में 1871 के बाद बाल्कान क्षेत्रों की बनी विस्फोटक परिस्थिति का वर्णन करिए। तो बाल्कान क्षेत्र कौन था, भौगोलिक और जातीय अलग था, उन लोगों का भिन्नता थी, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया आदि देश था वहाँ पर। फिर उसके बाद जाकर देखेंगे कि ऑटोमन जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य विघटन के कारण बाल्कान विस्फोटक स्थिति बन गई। फिर बाल्कान क्षेत्र में विदेशी जो बाल्कान क्षेत्र आप देखिएगा तो विदेशी जो विदेशी राष्ट्रीय समूह में समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय में कोई आज़ादी की वापस लेने का अवसर के रूप में देखा। फिर उसके बाद देखा बाल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच व्यापार और नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा का होना, और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। तो ये क्वेश्चन आंसर था, तो आप इसको समझे होंगे। इसको आराम से और इसको सेम टू सेम लिखिए।